Question number 3.1. In a manufacturing unit, factory overhead was recovered at a predetermined rate of 25 per man day. फैक्ट्री ओवरहेड्स को रिकवर करने के लिए हमने अपना एक पहले से ही ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करके रखा हुआ है, दैट इज 25 पर मैन डे। अगर किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए लेबर का एक दिन लगेगा तो हम क्या करेंगे, एक दिन के पीछे 25 रुपए ओवरहेड्स के उस जॉब की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो दैट इज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, मैन डेज के ऊपर, कि जॉब को कितने दिन लगे। एक दिन के 25 रुपए हमने कैलकुलेट करके रखे हुए हैं कि दैट इज अवर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। इसको ही पहले मैं क्लियर करता हूं, एग्जांपल लेके चलते हैं। Jobs which consume 1 day of a worker, ₹25 are charged to that job for recovery of total overheads incurred. जो भी हमने अपने टोटल ओवरहेड्स इंकर करने हैं, उन ओवरहेड्स का बर्डन हमने अपने कस्टमर्स के ऊपर चार्ज करना है। कस्टमर्स के ऊपर चार्ज करने का मतलब कि उन कस्टमर्स ने जो भी हमसे जॉब परफॉर्म करवाया, उस जॉब की कॉस्ट में हमने ओवरहेड्स का कुछ प्रपोर्शन ऐड करना है, क्योंकि हमने जो खर्चा कर दिया अल्टीमेटली कस्टमर से रिकवर करना है। उसको रिकवर करने के लिए हमने जो एस्टिमेट लगा के रखा हुआ है वो ये है कि एक दिन अगर वर्कर्स काम करेंगे तो 25 रुपए हमारा ओवरहेड का खर्चा आ जाएगा, दैट इज एस्टिमेटेड रेट। अब हम मान के चलते हैं कि हमने कोई जॉब परफॉर्म करना है, हमने कोई जॉब परफॉर्म करना है, वो जॉब 2000 का मटेरियल कंज्यूम करेगा, 2000 का मटेरियल कंज्यूम करेगा, और उसी जॉब के ऊपर जो हमारी लेबर कॉस्ट आएगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगी, दैट इज 1000। इफ ए जॉब इज एक्सपेक्टेड टू कंज्यूम मटेरियल ऑफ ₹2000 and direct labor cost of 1000, and if it is likely to take 10 days of labor, अगर हमें ये लगता है कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए वर्कर्स के 10 दिन लग जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 10 दिन के 25 रुपए के हिसाब से ये जो 2000 प्लस 1000 3000 प्राइम कॉस्ट है, इस प्राइम कॉस्ट में 250 ऑन अकाउंट ऑफ ओवरहेड्स ऐड कर देंगे उनको रिकवर करने के लिए। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द जॉब विल बी डायरेक्ट मटेरियल्स 2000, डायरेक्ट लेबर 1000, प्राइम कॉस्ट 3000। इसमें अब हम ओवरहेड्स ऐड करेंगे। ओवरहेड्स कितने ऐड करेंगे, 10 दिन के 25 रुपए के हिसाब से 250। ये जो हमने 250 इसमें ऐड कर दिया, ये इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं हैं। इनको हमने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर जो एक रेट कैलकुलेट किया हुआ है, उस रेट के बेसिस पर एब्जॉर्ब किया। तो दीज आर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, दीज आर नॉट एक्चुअल ओवरहेड्स इंकर्ड ऑन दिस जॉब, these are absorbed overheads, and these are absorbed on the basis of rate which is already calculated in advance on the basis of our past experience, right? So this is overhead absorption rate. अब मान लो जब इस जॉब को हमने एक्चुअली परफॉर्म कर दिया, जब इस जॉब को एक्चुअली परफॉर्म कर दिया, तब हम मान के चलते हैं कि हमारे ओवरहेड्स 250 नहीं आए। While doing that job, if actual overheads amounts to 200, जो हमारा एक्चुअल खर्चा आया इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए ओवरहेड्स का, अगर वो 200 रुपए है और हम कस्टमर्स से रिकवर कितना कर चुके हैं, जॉब की कॉस्ट में ऐड करके
250, तो इसका मतलब हमने 50 रुपए कस्टमर से ज़्यादा रिकवर कर लिए जॉब की कॉस्ट में 250 इंक्लूड करके। इस 50 को हम क्या बोलेंगे? इट विल बी टर्म्ड एज ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, कि हमने ओवरहेड्स कस्टमर से ज़्यादा रिकवर कर लिए। अगर इसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए 250 की जगह हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स मान लो 320 के आए, हमने तो जॉब में सिर्फ 250 रिकवर किया, जबकि हमारा खर्चा कितना आ गया? 320 आ गया। तो खर्चा तो हमने 70 रुपीज ज़्यादा कर दिया, जबकि कस्टमर से रिकवर कितना किया? 250। तो इसका मतलब 70 हम कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाए, तो दैट विल बी टर्म्ड एज अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, अंडर एब्जॉर्ब। अभी मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू सिर्फ ये आपको बताया कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का क्या मतलब होता है। ये जो रेट होता है दैट इज ए प्री डिटरमिन्ड रेट ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। इसके बेसिस पर जब भी हम कोई जॉब परफॉर्म करते हैं, उस जॉब में से कुछ ओवरहेड्स रिकवर कर लेते हैं, मींस जॉब की कॉस्ट में ऐड करके कस्टमर से रिकवर कर लेते हैं, तो ये हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होते हैं। बाद में हम क्या करते हैं, इन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को एक्चुअल ओवरहेड्स के साथ कंपेयर करते हैं। अगर एक्चुअल खर्चा हमारा कम है जबकि रिकवरी ज़्यादा है, तो दैट इज ओवर रिकवरी और ओवर एब्जॉर्प्शन। अगर हमारा एक्चुअल खर्चा ज़्यादा हो गया बट रिकवर हमने कम किया, तो उसको हम बोलेंगे अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो ये जो अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं, इनका हम कॉस्टिंग में क्या करेंगे, व्हाट विल बी देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंट्स, वो हमारा प्रेजेंट टॉपिक है, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। नॉर्मली इसमें हम अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि इससे हमें अगर रिकवर ना करेंगे तो लॉस हो जाएगा। अगर ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड है तो कई बार इनको इग्नोर भी कर दिया जाता है, राइट। तो जब भी हमने अंडर रिकवर्ड ओवरहेड्स को, अंडर रिकवर्ड ओवरहेड्स को सब्सिक्वेंटली रिकवर करना है, उसके लिए क्या होना चाहिए, जिसके लिए हमने जॉब परफॉर्म किया उसके साथ जब हमने एग्रीमेंट किया था, तो हमारी एस्केलेशन क्लॉज होनी चाहिए कि अगर हमारे एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हो गए जो आज हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो जॉब की कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर दी जाएगी। इस तरह से अगर एस्केलेशन क्लॉज है तो हम अपनी अंडर रिकवरी का बर्डन कस्टमर्स के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। अब हम प्रेजेंट सिचुएशन जो है इसको देखते हैं कि इसमें उसने क्या कहा। In a manufacturing unit, factory overhead was recovered at a predetermined rate of 25 per man day. The total factory overhead expenses incurred and the man days actually worked were rupees 41.5 lakhs and 1.5 lakhs man days respectively. एक पर्टिकुलर पीरियड में हमने एक्चुअली 41,50,000 के ओवरहेड्स इंकर कर दिए, एक्चुअल ओवरहेड्स इंकर्ड। ये जो हमने ओवरहेड्स इंकर किए वो डिफरेंट जॉब्स के ऊपर इंकर किए होंगे, डिफरेंट जॉब्स के ऊपर। उन जॉब्स को टोटल टाइम कितना लगा, 1,50,000 मैन डेज, 1,50,000 मैन डेज, राइट। Out of the 40,000 units produced during a period, 30,000 were sold. हमने इस पीरियड में एक्चुअली प्रोडक्शन की 40,000 यूनिट्स के, 40,000 यूनिट्स में से 30,000 यूनिट्स हमने सेल कर दिए और 10,000 यूनिट्स हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होगा। 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, हम ये मान के चलते हैं कि 40,000 यूनिट्स 100% कंप्लीट थे, तो 30,000 उनमें से फुली कंप्लीटेड सेल कर दिए और जो 10,000 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा वो भी 100% कंप्लीटेड यूनिट्स का है। तो 10,000 यूनिट्स फिनिश्ड गुड्स हैं जो कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। On analyzing the reasons, it was found that 60% of the unabsorbed overheads were due to defective planning and the rest were attributable to increase in overhead cost.
इसके बारे में अभी हम सब्सिक्वेंटली बात करेंगे। हाउ वुड अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स बी ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट्स? तो अंडर एब्जॉर्ब्ड अगर ओवरहेड्स हैं तो उनकी कॉस्टिंग में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, वो अभी हम डील करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमने एक्चुअल ओवरहेड्स इंकर कितने कर दिए। दीज आर 41,50,000। तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्चुअली इंकर्ड दीज आर 41,50,000। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने होंगे? 1,50,000 मैन डेज के ऊपर हमने 25 रुपए पर मैन डेज के हिसाब से ओवरहेड्स को रिकवर किया। तो 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो ये क्या बन जाएंगे? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कितने आए? 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 25, इट इज 37,50,000। इंकर्ड ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड कम है, इंकर्ड ज्यादा है, तो डिफरेंस क्या आ गया? अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। कितने के? 4 लाख रुपए के। अब हमने ये जो 4 लाख के अंडर रिकवर्ड या अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं, इनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। क्वेश्चन में उसने इसके बारे में हमें क्या बताया? On analyzing the reasons, it was found that 60% of the under-absorbed overheads were due to defective planning. ये जो 4 लाख के अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं, इसका रीजन क्या है? जो हमने प्लानिंग की थी वो हमारी प्लानिंग ही डिफेक्टिव थी। तो 60% ऑफ 4 lakhs दैट इज ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, मीन्स हमारी अपनी ही गलती के कारण है, राइट। तो 4 लाख का 60% दैट इज 2,40,000। तो ये जो 2,40,000 के अंडर रिकवर्ड ओवरहेड्स हैं, इनका बर्डन हम अपने कस्टमर्स के ऊपर शिफ्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि गलती हम करेंगे और उसका बर्डन हमारा कस्टमर बेयर करे। तो ये जो 2,40,000 होंगे, 2,40,000 होंगे, इनको हम क्या करेंगे? खुद बेयर कर लेंगे बाय ट्रांसफरिंग टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो 4 लाख में से 60% ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग है, 40% जो है दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू इंक्रीज इन दी ओवरहेड कॉस्ट। मार्केट में जो रॉ मटेरियल अवेलेबल था, जिस रॉ मटेरियल को हमने एज ए इनडायरेक्ट मटेरियल यूज करना था, अगर उस रॉ मटेरियल का रेट ही बढ़ गया तो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। दीज आर अनकंट्रोलेबल। जो चीज हम कंट्रोल नहीं कर सकते दैट विल बी रिगार्डेड एज ए नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस इज टू बी बोर्न बाय द गुड यूनिट्स। तो 40% एट्रीब्यूटेबल टू इंक्रीज इन ओवरहेड कॉस्ट, इसको हम नॉर्मल लॉस मानेंगे। और जो डिफेक्टिव प्लानिंग के कारण है, इसको हम एबनॉर्मल लॉस मानेंगे, क्योंकि ये हमारी गलती का रिजल्ट है। तो 4 lakhs का 60%, 2,40,000 दैट विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। इसका बर्डन हमने खुद बेयर कर लिया। और 4 लाख का 4 lakhs का 40% दैट अमाउंट्स टू 1,60,000। इस 1,60,000 का बर्डन हमने गुड यूनिट्स के ऊपर शिफ्ट करना है, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है एंड नॉर्मल लॉस इज टू बी बोर्न बाय द गुड यूनिट्स बाय कैलकुलेशन ऑफ अ सप्लीमेंट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये जो नॉर्मल लॉस 1,60,000 रुपए का है, 1,60,000 का जो है, इसकी रिकवरी गुड यूनिट्स से करनी है। कैसे करनी है? उसके लिए हम क्या करेंगे? एक नया रेट कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। पहले से हमने एक रेट कैलकुलेट कर रखा है, वो था पर मैन डे। पर मैन डे, एक आदमी अगर एक जॉब के ऊपर एक दिन लगाए तो ओवरहेड्स 25 रुपए के एस्टिमेटेड बेसिस पर आते हैं। अब जो हमने सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करना है, दैट विल बी कैलकुलेटेड पर यूनिट। मींस सप्लीमेंट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा? कितने ओवरहेड्स हमने स्टिल रिकवर करने हैं 1,60,000 के, जितने अभी स्टिल रिकवर करने हैं, कितनी यूनिट्स में से इनको रिकवर करना, उससे डिवाइड करके पर यूनिट रेट कैलकुलेट कर लेंगे। दैट रेट विल बी सप्लीमेंट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो सप्लीमेंट्री रेट इज इक्वल टू
overheads still to be recovered divided by the number of equivalent units out of which these are to be recovered. कितनी यूनिट्स से इनको रिकवर करना है, या इस 1,60,000 का बर्डन कितने यूनिट्स के ऊपर शिफ्ट करना, उन यूनिट से डिवाइड कर देंगे. तो दैट विल बी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स अपॉन विच द बर्डन इज टू बी शिफ्टेड. क्लियर? तो हमने इस 1,60,000 का बर्डन जितने हमने गुड यूनिट्स फुली कंप्लीट किए उनके ऊपर चार्ज करना है. वो यूनिट्स कितने हैं हमारे 40,000, जिनमें से 30,000 सोल्ड हैं एंड 10,000 इज क्लोजिंग स्टॉक. तो ये सारे के सारे 40,000 यूनिट्स इक्वलेंट यूनिट्स ही हैं क्योंकि सबकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% है. फिर भी हम एक टेबुलर प्रेजेंटेशन इसकी देते हैं यहाँ पर. यहाँ देखिए, टोटल इक्वलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 30,000 यूनिट्स जो हमने सेल कर दिए, एब्सोल्यूट यूनिट्स 30,000. इन एडिशन टू दैट जो 10,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हमारे पास बच गया क्योंकि 40,000 यूनिट्स हमने टोटल मैन्युफैक्चर किए. ये जो 30,000 यूनिट्स सोल्ड है इनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100%, और जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया इसकी भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100%. तो 30,000 का 100% 30,000, 10,000 का 100% 10,000. तो हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने आ जाएंगे 30,000 एंड 10,000, दिस विल बी 40,000 यूनिट्स. राइट? तो हमने 1,60,000 रुपए जो हमारे अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं उनका बर्डन 40,000 यूनिट्स के ऊपर शिफ्ट करना है. तो 1,60,000 विल बी डिवाइडेड बाय 40,000 यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स. तो दैट रेट इज ₹4 पर यूनिट, ₹4 पर यूनिट. क्लियर? अब इस रेट के बेस पर इन 40,000 यूनिट्स के ऊपर हम ओवरहेड्स रिकवर करेंगे. कैसे रिकवर करेंगे? यहां पर देखिए, ये हमारे आ गए इक्विवेलेंट यूनिट्स 30 एंड 10. दोनों के ऊपर जो रेट एप्लीकेबल होगा ₹4 पर यूनिट होगा क्योंकि दोनों के दोनों यूनिट्स 100% कंप्लीट है. वैसे भी हमने ऊपर लिख दिया इक्विवेलेंट यूनिट्स. तो एट द रेट ऑफ 4 सप्लीमेंट्री जो रेट है 30,000 यूनिट्स के ऊपर ₹4 के हिसाब से 1,20,000, और 10,000 यूनिट्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट दैट इज 40,000. राइट? तो दिस 1,20,000 विल बी एडेड in cost of goods sold. right? 1,20,000 को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बना देंगे और 40,000 जो है जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है उसकी वैल्यू में ऐड कर देंगे. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. इस तरह से हमने 4 लाख में से 1,60,000 रुपए रिकवर करने हैं थ्रू सप्लीमेंट्री रेट, और जो डिफेक्टिव प्लानिंग वाले हैं उनका बर्डन हम खुद बेयर करेंगे बाय ट्रांसफरिंग देम टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट. राइट? अब इसी सारे स्ट्रक्चर को हम इन द शेप ऑफ अकाउंट देखते हैं कि इसको अकाउंट की शेप में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा. उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट बना लेते हैं. तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट जिसकी डेबिट साइड पर हम लिखेंगे कि हमने एक्चुअली ओवरहेड्स इंकर कितने किए, 41,50,000 के इंकर किए. तो इंकर्ड ओवरहेड्स 41,50,000 डेबिट साइड पर आ गया. ये जो हमारा टोटल एक्चुअल एक्सपेंडिचर है. इसके लिए जो जर्नल एंट्री होगी दैट विल बी प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट इफ आवर अकाउंट्स आर नॉन इंटेग्रेटेड. अगर हमारे अकाउंट्स नॉन इंटेग्रेटेड हैं तो एंट्री होगी प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल. राइट? अब इनमें से हमने ऑलरेडी चार्ज कितने कर दिए वर्क इन प्रोग्रेस को, दैट वाज 37,50,000. 37,50,000 कैसे आया? 1,50,000 मैन डेज को 25 पर मैन डे से मल्टीप्लाई करके. तो एब्जॉर्ब है 1,50,000 मैन आवर्स के एट द रेट ऑफ 25, 37,50,000. नॉन इंटेग्रेटेड अकाउंट्स में हमने इसकी जर्नल एंट्री क्या पास की होगी, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट. वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट. दीज आर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड हैं. कितने अभी एब्जॉर्ब नहीं हुए? 4 लाख के. तो 4 लाख की अकाउंटिंग क्या होगी, उसमें से कुछ कॉस्टिंग P&L को जाएंगे, कुछ
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनेंगे और कुछ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में ऐड हो जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितने ऐड होंगे? 30,000 यूनिट्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 4 क्या था? सप्लीमेंट्री रेट। तो 1,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन जाएगा। 10,000 यूनिट्स जो हमारे पास फिनिश्ड गुड्स हैं, फिनिश्ड गुड्स उसके ऊपर 4 रुपए के हिसाब से 40,000 दैट विल बी एडेड इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 40,000, राइट। और उसी 4 लाख का 60% जो ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग है 2,40,000 उसका बर्डन हमने खुद बेयर करना है, मींस दिस विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो कॉस्टिंग P&L में 240। इस तरह से हम अपने 41,50,000 की होल अकाउंटिंग करेंगे। दैट इज अकाउंटिंग फॉर अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स, राइट।